तो आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बड़ी जानकारी। दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की वैकेशन बेंच की तरफ से यह आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने इसे लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में जांच की मांग सीबीआई से कराने की रखी गई थी। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी इस याचिका में शामिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार किया और सलाह पटना हाई कोर्ट जाने की दी गई। बिहार के भोजपुर जिले में 17 जून को एक इनकाउंटर हुआ था। उस इनकाउंटर के दौरान में जिस तरह से इस पूरे प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था, उस पर कई सवाल उठाया। दरअसल इनकाउंटर हुआ था भरत तिवारी का। भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद जिस तरह से बाद में उसकी मौत हुई, मौत के बाद वहां के ग्रामीणों के द्वारा काफी रोष वहां व्यक्त किया गया था। काफी ग्रामीण जो है वो गुस्से में आए। उसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई और याचिका को दायर किया था विशाल तिवारी नाम के वकील के द्वारा। इस मामले पर सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की गई 30 जून। 30 जून को जब इस मामले में तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जा रहा था, तो कोर्ट के द्वारा कई सवाल पूछे गए और उसके बाद इस मामले पर याचिकाकर्ता को कहा गया कि आप इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में जाइए, आप स्वतंत्र हैं, वहां जाकर के याचिका दायर कर सकते हैं। दरअसल अभी वैकेशन बेंच अभी सुनवाई कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई से कोर्ट खुलने वाला है। तो कहा गया कि अगर आपको लगता है कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है, तो आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और वहां से आप जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए वकील ने कहा कि हाँ, अब जरूर हम पटना हाईकोर्ट जाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक जुडिशल जो यहाँ पर क्या होना है, न्यायिक तरीके से इस मामले पे क्या आगे कार्रवाई होनी है, उस पर भी नजर रखना बेहद जरूरी होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि ये मामला जैसे जैसे और इस मामले पे स्थानीय पुलिस की तफ्तीश जो है उस पर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में हो सकता है केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये मामला कई राज्यों में चर्चा का बेहद विषय बना हुआ है। कि जिस तरह से ये पूरे मामले को देखा जाए, ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है और इस मामले को लेकर जिस तरह से बिहार में खास तौर पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है और जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश के लिए जिस तरह से अलग अलग टीम बनाने की बात हो रही है और खास तौर पर याचिकाकर्ता के द्वारा जिस तरह से कोर्ट में याचिका दायर करके कहा गया था कि इस मामले पर सीबीआई जांच की अनुशंसा होनी चाहिए। तो इन तमाम मामलों पर जिस तरह से आज कोर्ट में तर्क दिए गए, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले पर आप आगे हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में आप स्वतंत्र हैं वहां पर अपील करने के लिए। बिहार में हुए इनकाउंटर से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है और कहा गया है कि इस मामले को आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। वकील विशाल तिवारी जी हमारे साथ में है, याचिकाकर्ता हैं। विशाल जी, आज जब कोर्ट में आज जिस तरह से तमाम दलीलों को आप कोर्ट में रख रहे थे और तमाम मुद्दों को आप बता रहे थे, इसके बारे में विस्तार से बताइएगा। देखिए, हमारे द्वारा ये याचिका दायर की गई थी कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं वह कतई एक डेमोक्रेसी में उनको अलाउ नहीं किया जा सकता और खासकर इस मामले में भरत भूषण तिवारी के मामले में जो भी सारा लोकल्स का बयान निकल के आया है, मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, उनमें यही जाहिर आया है कि भरत भूषण तिवारी द्वारा ना तो कोई अपराध कारित किया गया था और उस समय वह सरेंडर की पोजीशन में था और उसको उस समय उसकी हत्या की गई। तो सारा आरोप पुलिस पार्टी पर है। तो हमने याचिका में यही प्रार्थना की थी कि एक निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई द्वारा इंक्वायरी हो और जो इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्शन है वो भी सीबीआई द्वारा किया जाए। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेकर गाइडलाइंस हैं उनकी सख्ती से पालना की जाए। ना इस मामले में तो की ही जाए, बल्कि जो अन्य राज्य हैं उनको भी एक एडवाइजरी जारी की जाए कि एविडेंस एनकाउंटर मामले में किस तरह से कलेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इम्पार्शियल होगी। तो इन सब बातों लेकर याचिका दायर की गई थी। आज इस पर सुनवाई हुई और हमने अपने तर्क रखे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हाईकोर्ट इन सब मामलों में सक्षम है, तो आप पहले हाईकोर्ट जाके अप्रोच कीजिए और वहाँ फाइल कीजिए। तो इस लिबर्टी के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया गया और हमको हाईकोर्ट जाने का परमिशन दिया गया है। कब तक आप लोग हाईकोर्ट में अपील कर? देखिए, वहाँ का क्या लीगल हर हाईकोर्ट का अपना अपना कुछ एक सेट प्रोफॉर्मा होता है, क्या चीज़ चाहिए, तो उनको मालूमात करने के बाद और बहुत शीघ्र हमें जहाँ तक विश्वास है इस याचिका को हम दायर कर देंगे। तो अब देखना लाजमी होगा कि कब तक इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाती है। निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया, तो दूसरी ओर भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी का श्राद्ध कर्म किया गया।
करीब 15,000 लोगों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता हुआ नजर आया। गांव में श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, तो वहीं परिजन और समर्थक भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग दोहराते नजर आए। देखिए संवाददाता चंदन कुमार की रिपोर्ट। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में देखिए पुलिस इनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का आज श्राद्ध क्रम चल रहा है। देखिए किस तरह से तैयारियां चल रही है और बिलौटी गांव में तकरीबन इस मौके पर 15,000 लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। देखिए किस तरह से कारीगर कामों में लगे हुए हैं और सभी सामग्री को तैयार किया जा रहा है और लगातार अभी भी जो परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, वो न्याय की मांग को लेकर के मुखर हैं और सीधे तौर पर देखिए किस तरह से तैयारी चल रही है। पिताजी हैं भरत तिवारी के और आज श्राद्ध कर्म की तैयारी जो है वो चल रही है। काफी संख्या में कारीगर जो हैं वो भंडारे की जो सामग्री है उसको तैयार करने में जुटे हुए हैं और लोगों की काफी भीड़ दिख रही है। काफी संख्या में लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर बाद जो भंडारा थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा उसको लेकर के यहाँ काफी लोगों की भीड़ जो है पहुंची हुई है। काफी दूर दूर से लोग इस श्राद्ध क्रम के मौके पर पहुंचे हुए हैं और सभी लोगों की ये कहीं जो है वो मांग है कि भरत तिवारी को न्याय मिले और जिस तरह से इस पुलिस इनकाउंटर में उसकी मौत हो गई थी, उसके दोषी जो पुलिसकर्मी हैं उनको लगातार दंडित करने की लोग और परिजन मांग कर रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिलौटी, भोजपुर। और सासाराम से बड़ी खबर, काराकाट के 13 शिक्षकों पर गाज गिरी है। अमान्य डिग्री पर नौकरी का आरोप लगा और इसके बाद अब इनकी बर्खास्तगी शुरू हो चुकी है। डीईओ ने सेवा से हटाने के निर्देश दे दिए हैं। वेतन मद की राशि लौटाने का आदेश भी जारी किया गया है। पिछले महीने आपको याद होगा 142 शिक्षकों पर बर्खास्तगी वाली गाज गिर चुकी है। फर्जी डिग्री के मामले में शिक्षा विभाग की तरफ से ताबड़तोड़ और बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने बाढ़ और सूखे के हालात से निपटने को लेकर नई योजना की जानकारी दी। विजय चौधरी ने कहा कि बरसात के दिनों में नदियों के अतिरिक्त पानी को कई जलाशयों में जमा किया जाएगा ताकि सुखाड़ के वक्त किसानों को सिंचाई की किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं बिहार में जितनी बारिश होती है उससे हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आता, बल्कि नेपाल की बारिश, उत्तर बिहार और झारखंड की बारिश से दक्षिण बिहार में बाढ़ के हालात खड़े हो जाते हैं। लोगों ने एक नई योजना प्रारंभ की है कि बाढ़ के समय में गंगा गंडक से पानी निकाल के जो हमारे अलग अलग जलाशय जिनमें आज के मौसम में या अगले 2-3 महीनों के काल में सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध रहता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के समय में नदियों के पानी को स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में फिर से सुरक्षित जमा करेंगे, स्टोर करेंगे, जिससे कि अगर अल्प वृष्टि की संभावना हो या अल्प वृष्टि का समय हो तो वैसी हालत में हम लोग अपने जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे सकें, ऐसी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का नया पता 5 देश रत्न मार्ग हो चुका है और नए आवास में शिफ्ट होने के बाद निशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी एक तस्वीर भी शेयर की। तस्वीरें साझा करते हुए उनकी तरफ से लिखा गया कि ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप सभी के स्नेह, शुभकामनाओं एवं विश्वास के लिए हृदय से आभार। तो ये वो तस्वीर है जिसे नए घर में पहुंचने के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की तरफ से साझा किया गया है। 5 देश रत्न मार्ग में अब निशांत कुमार का यह नया पता। तो नए घर में जाने के बाद कथा पूजन, जो कि सनातन परंपरा भी है, और उसी का निर्वहन करते हुए खुद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार। और खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी, क्योंकि कोर्ट ने उनके गार्डों के हथियार के लाइसेंस के कागजात मांग लिए हैं। पटना सिविल कोर्ट ने केस अनुसंधानकर्ता को 3 जुलाई तक दस्तावेज को पेश करने का आदेश दिया है। पटना सिविल कोर्ट ने मामले में खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्डों के हथियार के लाइसेंस की
वैधता से जुड़े हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सुनवाई में जो हमने सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया था उसके संबंध में आईओ से रिपोर्ट मांगा गया है। आईओ ने पीपी साहब ने लास्ट ओकेजन पर प्लेस किया था ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष कि प्रदीप कुमार जो है उनका लाइसेंस सिर्फ यूपी तक ही है। इससे संबंध में हमने एक डॉक्यूमेंट्स दाखिल किया जो उनका ट्रैवलिंग लाइसेंस इशू था बाय द अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूपी, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के लिए, और उसके वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट कॉल किया गया है बाय द फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आने के बाद 3 तारीख को उसकी सुनवाई होगी और खानसर वगैरह का जो भी एंटिसिपेटरी बेल था सबको एक्सटेंड कर दिया। और बड़ी खबर खगड़िया से, जहां मिड डे मील खाने के बाद 50 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मामला कोकरी अनुमंडल के प्राथमिक विद्यालय सुखदेव सुमन साहलेवा का है। जानकारी के मुताबिक खाने में कीड़ा मिलने के बाद बच्चों को उल्टी की शिकायत शुरू हुई। सभी बच्चों को एम्बुलेंस से गोगरी अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जाती है। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही गोगरी एसडीओ और मेडिकल टीम स्कूल पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई। बच्चों का आरोप है कि एमडीएम की गुणवत्ता को लेकर पहले से शिकायत की गई थी, लेकिन सुधार इसमें नहीं हुआ। और ऐसे में बड़ा सवाल अब ये कि आखिर बच्चों की सेहत से बार बार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हुआ बताओ तो। पिल्लू। तुम देखा था पिल्लू? में पढ़ते हो? 5 क्लास में। इसी स्कूल में? जी सर। स्कूल में खाना बढ़िया मिलता है? नो सर। बढ़िया नहीं मिलता है। आज बहुत बच्चा बीमार हो गया इस खाना खाने के बाद। कितना बच्चा को देखे? हम देखे 10-15 बच्चे को। खाना का बढ़िया क्वालिटी नहीं रहता है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। और सुपौल से इस वक्त बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन के आरोप पर जमकर बवाल किया गया। नेपाल से आई 4 सदस्यीय टीम पर एफआईआर दर्ज किया गया है। प्रार्थना सभा में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप और हंगामे के बाद पुलिस ने सभी को थाने पहुंचाया। ग्रामीणों ने प्रलोभन देकर धर्म बदलवाने का आरोप लगाया। आरोपियों ने धर्म परिवर्तन के आरोप से हालांकि इनकार किया है। वीरपुर पुलिस ने इसे लेकर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आवेदन के बाद केस दर्ज किया गया। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, थाना अध्यक्ष की तरफ से साफ कहा गया। खबर सहरसा से, जहां बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस के मुताबिक गिरोह अभ्यर्थियों से नौकरी दिलाने का झांसा देकर 6 लाख रुपए की मांग करता था। इसके लिए एडमिट कार्ड, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ब्लैक चेक भी जमा कराए जाते थे। सूचना के आधार पर शिवपुरी वार्ड संख्या 34 स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी की गई, जहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज, ब्लैंक चेक और 5 मोबाइल फोन बरामद यहां से हुए हैं। मोबाइल की जांच में व्हाट्सएप चैट, एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े हुए कई संदिग्ध संदेश भी मिले। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने साल 2020 से इस नेटवर्क के जरिए ठगी करने की बात को स्वीकार किया है। जांच में गिरोह का नेटवर्क सहरसा समेत कई जिलों तक फैले होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने बरियाही से एक और आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जबकि पटना और किशनगंज में कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में 12 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस यानी कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। और फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच में जुट गई है। व्यक्ति है जिसका नाम है चंदन कुमार, उसके घर पर हम लोगों ने छापामारी किया। वहाँ 2 चंदन कुमार मिले। इन दोनों के द्वारा जो है परीक्षा सेटिंग करने का सबूत मिला। उनके पास परीक्षार्थियों का प्रमाण पत्र, चेक बुक, पासबुक वगैरह जो था गिरवी रखा गया था। उनके मोबाइल में जो है परीक्षा के कुछ सेट का आंसर आया था, जो आंसर उन्होंने किसी दूसरे को भेजा था। इसके आधार पर जो है
जो प्रदर्श है, प्रदर्श को जब्त किया, मंगाया गया। अभी तक कुल 6 गिरफ्तारियां हुई है। ये 10 मोबाइल और कागजात वगैरह जो है ब्लैंक चेक जब्त किया गया है। एक सफल उद्भेदन माना जा सकता है और इसमें अभी और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना। अगली खबर मोतिहारी से, जहां तुरकौलिया चौक पर अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने ग्रामीण चिकित्सक ने जमकर हंगामा किया। इस शख्स ने कार्रवाई का विरोध करते हुए मुआवजे की मांग की और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, 2 तस्वीरों के जरिए हालात को आप समझ सकते हैं। मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी जैसी स्थिति बनी नजर आई। प्रशासनिक अधिकारियों ने हालांकि समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। सीओ ने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि पर किए गए किसी भी तरह के अतिक्रमण के लिए कोई मुआवजा देने का प्रावधान है ही नहीं। वहीं नालंदा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जहां पुलिस ने लवी लालपुर कंचनपुर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक बच्ची के अपहरण के मामले का सफल उद्भेदन किया था। पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद करते हुए 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में डीएसपी संजीत गुप्ता ने कहा कि गिरफ्तार अपहरणकर्ता उसी गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। एवं उनकी जो चाची मिंतू देवी थी की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई, जिसके आधार पर उनसे गहन पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान धर्मेंद्र कुमार ने स्वीकार किया कि उसकी चाची मिंतू देवी ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि यदि वह किसी छोटे बच्चे का इंतजाम कर देगा तो वह उसकी शादी करा देंगी। शादी के लोभ एवं मिंटू देवी के बहकावे में आकर उसने इस अपराध को अंजाम दिया। अगली खबर कैमूर से, जहां भभुआ शहर में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से नाराज लोगों ने एकता चौक को करीब 1 घंटे तक जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। वार्ड संख्या 24 और 25 के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जेई पर लापरवाही और फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लो वोल्टेज की वजह से पेयजल संकट बढ़ चुका है, बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है। बाद में पुलिस ने हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर जाम को हटवाया। क्यों किए हुए ये हम लोग जाम इसलिए किए हुए हैं कि हम लोग का लाइन जो है रास्ते से कटा हुआ है। 2 हम लोग डिस्टर्ब है। हम लोग को गुरुद्वारा के पीछे से लाइन था, उससे सफाई हम लोग अच्छा मिल रहा था। इसके बाद हम लोग हटाकर वहाँ से जो देवतरा के पास जो ट्रांसफार्मर बैठा है वहाँ जोड़ दिया गया है। जबकि हम लोग को लाइन रास्ते से परेशान है। 11:30 बजे लाइन कटा हुआ है। हम लोग जेई के बार फोन करते हैं, एसडीओ को बार फोन करते हैं, बाकी कोई फोन नहीं उठाते। जब और अब बात देश दुनिया की खबरों की। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय की तरफ से पहला बड़ा बयान सामने आया। चंपत राय ने कहा कि मैंने एसआईटी को शिकायत की थी, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं मेरी शिकायत के आधार पर ही केस दर्ज हुआ है। शिकायत में देरी जरूर हुई, ये मेरी गलती हो सकती है। ट्रस्ट को जून में ही दान चोरी का पता चला था और इसके बाद एसआईटी को जानकारी मेरी तरफ से ही दी गई। 12 लाख सैनिकों वाली भारतीय थल सेना को नया सेना प्रमुख मिल चुका है। जी हां, जनरल धीरज सेठ ने मंगलवार को सेना के प्रमुख का पदभार संभाल लिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल पूरा होने के बाद एक आधिकारिक समारोह में उन्होंने सेना की कमान जनरल धीरज सेठ को सौंपी। इससे पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद साउथ ब्लॉक के लॉन में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदाई दी गई। मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश ने एक बार फिर से रफ्तार जैसे पकड़ ली हो। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले कुछ घंटों में इलाके में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जाहिर की गई है। वहीं नवी मुंबई में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव जैसे हालात बन गए हैं। एपीएमसी सब्जी मंडी से लेकर सैन पनवेल हाईवे तक देखिए किस कदर पानी जमा है। कई जगह लोग घुटने तक पानी में चलने के लिए मजबूर नजर आए, तो दूसरी तरफ हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम बन गया। तो वहीं गुजरात के सूरत में बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति बन गई। उतना मेन रोड से लेकर जहांगीरपुरा
अड्डाजन और पाल इलाके तक पानी भर गया। वहीं सूरत के ग्रामीण इलाकों में भी बारिश का असर साफ नजर आता है। वडोदरा, पलसाना और क्रीम में कई जगह सड़कें और सोसाइटी पानी में डूबे नजर आए। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर पानी के बाद अब लोगों की परेशानी कैसे बढ़ी हुई है। जल जमाव से लोग इस वक्त दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। सूरत में मूसलाधार बारिश की तस्वीर आपके सामने। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अचानक से आई फ्लैश फ्लड से हालात बिगड़ चुके हैं, जहां पर जहालमा नाले में पानी का असर कई गुना बढ़ने से जब जोब रंग पुल पानी में डूब गया। सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। बाढ़ की वजह से 12 से ज्यादा पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क इस वक्त टूट चुका है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से अचानक से ये फ्लैश फ्लड आता है और उसके बाद सड़क पर आवाजाही ठप हो जाती है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से फिलहाल नदी नालों से दूर रहने और मौसम के एडवाइजरी को मानने की अपील की है। यूरोपियन देशों में पिछले एक हफ्ते से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी की वजह से पूरे महाद्वीप में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों के दैनिक जीवन पर इसका बुरा असर नजर आता है। साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं इस वक्त बढ़ चुकी हैं। इसी बीच 38 डिग्री की गर्मी में बर्लिन में पुलिस ने वाटर कैनन से पानी का बौछार किया। मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि चेतावनी के तौर पर इसे लीजिए। अगले हफ्ते की शुरुआत से फ्रांस और जर्मनी जैसे देश, जहां पिछले कुछ दिनों में गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखा गया, वहां गर्मी एक बार फिर से बढ़ सकती है। तो यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य सहित कई देशों में तापमान के नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं। यूरोप में 19 करोड़ से अधिक लोगों को 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना करना पड़ रहा है। पोलैंड में जून के अंतिम सप्ताह में भीषण हीट वेव की वजह से सदी के सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। पश्चिम पोलैंड के स्लुबिस शहर में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो देश के इतिहास का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। और कारोबार जगत की खबरों को देखें तो सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। 30 जून को सर्राफा बाजार में दोनों की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन आज गोल्ड और सिल्वर दोनों ही नरम नजर आए। देश में 24 कैरेट सोना 1510 रुपए सस्ता होकर 1,41,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बेचा जा रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,29,525 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव से बेचा गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,900 रुपए लुढ़ककर 2,21,180 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेची जा रही है। और अब बात खेल की जगत से जुड़ी खबरों की। अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। सेलेक्टर्स ने हरमनप्रीत कौर को ही कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया। T20 वर्ल्ड कप 2026 हारने वाली टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। विकेटकीपर यास्तिका भाटिया की जगह जी कमलिनी को टीम में शामिल किया गया, जबकि प्रेमा राउत को बाहर कर दिया गया है। वहीं शेफाली वर्मा, जोमीमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों पर चयनकर्ताओं ने एक बार फिर से भरोसा बरकरार रखा।